हेलो फ्रेंड, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी पर एजुकेशन। आज हम बात करेंगे आईटेप थर्ड सेमेस्टर के यूनिट थर्ड के बारे में ऑफ सब्जेक्ट बेसिक्स ऑफ पेडागोजी एट सेकेंडरी स्टेज। तो जो स्टूडेंट्स आईटेप थर्ड सेमेस्टर में हैं, दैट इज इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, उनके यूनिट थर्ड को हम पूरा कवर करेंगे आज इस टॉपिक में। आज हम बात करेंगे पूरी यूनिट थर्ड की। थोड़ा सा ब्लर है, बट अगर आपके पास सिलेबस है तो आप देख सकते हैं। इसमें 3 बुलेट पॉइंट्स हैं: पेडागोजिकल अप्रोचेस, टाइप्स ऑफ पेडागोजी एंड टेक्नोलॉजी ड्राइवन पेडागोजीज। इन तीनों के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। ओके, स्टार्ट करेंगे अपनी वीडियो से। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक की, दैट इज पेडागोजिकल अप्रोचेस की। पेडागोजिकल अप्रोचेस इन द सेंस कि किस तरह से टीचर अपनी टीचिंग को करा सकती है। पेडागोजी का मतलब क्या होता है? आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग। ओके, कि किस तरह से टीचर पढ़ा सकती है, क्या उसमें कला है, क्या स्किल्स हैं, बेसिकली उसको ही बोलते हैं पेडागोजी। इसलिए ही आपको ये बेसिक्स ऑफ पेडागोजी सिखाया जाता है आपके आईटेप में, ताकि आपके अंदर भी वो टेक्निक्स या फिर आपके अंदर भी वो स्ट्रेटेजीज डेवलप की जाए कि आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे आगे इन फ्यूचर जब आप टीचर बनेंगे। ओके, इसमें 2 तरह की अप्रोचेस हैं। फर्स्ट इज टीचर सेंटर्ड अप्रोच, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच सेकंड। ठीक है, तो टीचर सेंटर्ड अप्रोच नाम से ही जाहिर है कि टीचर सेंटर्ड इन द सेंस कि टीचर को सेंटर में रखा जाता है। टीचर को सेंटर में मतलब टीचर्स की जो बातें हैं वो सारी मानी जाती है स्टूडेंट्स के द्वारा। टीचर जो पढ़ा रही है वही उन्हें पढ़ना है, वो अपना इन्वॉल्वमेंट ज्यादा नहीं दिखा सकते फॉर कौन? चिल्ड्रन। ओके, चिल्ड्रन या फिर स्टूडेंट। ओके, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन होता है इसमें, फॉर्मल अथॉरिटी होती है, एक्सपर्ट होते हैं, पर्सनल मॉडल माना जाता है टीचर को इसमें टीचर स्टैंडर्ड अप्रोच में। ओके, फिर उसके बाद आ जाता है स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच। तो स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच मींस कि ये भी क्या है, नाम से ही जाहिर है कि स्टूडेंट इन द सेंस कि स्टूडेंट को सेंटर में रख के सारी एक्टिविटीज करी जाती है, मतलब उनकी नीड्स को, उनके इंटरेस्ट एरियाज को देख के कि कैसे वो बढ़ सकते हैं, क्या उनकी बेसिक नीड्स है, क्या उनका पीछे का बैकग्राउंड रहा है ना, उनकी प्रायर नॉलेज क्या है, वो सारी चीजें चेक करके टीचर अपनी टीचिंग को तैयार करती है, फिर टीचिंग लर्निंग मेथड्स या स्ट्रेटेजीज को तैयार करती है। ओके, कि कैसे उसे इंस्ट्रक्ट करना है क्लास में, वो सारी चीजें टीचर करती है। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग आती है किसमें? स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच में, जिसमें फैसिलिटेटर का रोल निभाया जाता है टीचर के द्वारा। कि टीचर का मतलब सिर्फ ये नहीं कि वो लेक्चर देके चली जाए, टीचर का मतलब ये है कि वो अगर बच्चों को कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो उन्हें फैसिलिटेट करे, उन्हें आगे बढ़ाए, उन्हें सॉल्व करने में हेल्प करे प्रॉब्लम्स को, है ना। तो वो सारी चीजें पर्सनल मॉडल भी माना जाता है, और डेलीगेटर की वो अपनी जो अथॉरिटी है सिर्फ ये ना माने कि सिर्फ मैं ही सारी चीजें कर सकती हूँ, बच्चों को भी प्रोवाइड करे कि आप क्या करो कि ग्रुप्स बनाकर आप ग्रुप लीडर हो, तो आप अब जो आपके मेंबर्स हैं उनको संभालोगे। ओके, डेलीगेटर और कोऑपरेटिव लर्निंग, जिसमें फैसिलिटेटर और डेलीगेटर दोनों माना जाता है। ओके, बेसिकली अगर हम ऊपर ऊपर से बात करें तो टीचर सेंटर्ड अप्रोच इज लाइक द, जिसमें टीचर्स की बात ही मानी जाती है स्टूडेंट्स के द्वारा, है ना। ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, जैसे लेक्चर मेथड्स में हमने देखा है, चोक एंड टॉक मेथड में देखा है। उसमें क्या होता है, टीचर खुद पढ़ाती है और फिर बच्चों की नहीं सुनते हैं, बच्चों का ध्यान नहीं दिया जाता है, बट स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच में स्टूडेंट्स को साथ में लेके चलते हैं। जैसे यहाँ पे ये डायग्राम से भी बताया जा रहा है कि इसमें क्या है, ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच से पढ़ा रही है टीचर, है ना, कि ब्लैक बोर्ड लर्निंग करा रही है बच्चों को, बच्चे यहाँ पे सीख रहे हैं। पर स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच में क्या है, रियल लाइफ एक्टिविटीज के जरिए, थिंक लाइक एन एक्सपर्ट के जरिए, कम्युनिटी सर्विसेज, मल्टीपल पर्सपेक्टिव। तो इट मीन्स कि स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच में टीचर सिर्फ उनको लेक्चर ही नहीं पढ़ा रही है, बल्कि उनको भी इन्वॉल्व कर रही है, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के थ्रू बच्चों को पढ़ा रही है कि वो खुद करके सीखे, है ना। दैट इज लर्निंग बाय डूइंग, करके बच्चे सीखे अपनी लाइफ में, वो सारी चीजें टीचर बना रही है बच्चों को, वो सारी चीजें डेवलप करिए। जो प्लेसमेंट यूनिट, कंस्ट्रक्ट ऑन प्लान, बैलेंस लाइफस्टाइल, तो ये सारी कुछ स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच की क्या है, कुछ बोल सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, उसके बाद आ जाता है जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, दैट इज कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच क्या कहती है? दिस इज बेस्ड ऑन द सेंट्रल नोशन दैट लर्नर्स कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज, ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, उनको कोई भी चीज आप दे दो, उनके सामने कोई भी चीज आ जाए तो वो हमेशा ये पूछते हैं कि क्यों, ऐसा क्यों है, ये क्या है ना। उनके मन में बहुत सारे आइडियाज या फिर क्वेश्चंस होते हैं, है ना, क्वेश्चंस होते हैं। जैसे छोटे बच्चे क्या पूछते हैं, एक बारी जैसे छोटा बच्चा
पूछता है कि हम फ्रूट्स क्यों नहीं खाते हैं, सॉरी फ्रूट्स खाते हैं, हम वेजिटेबल्स खाते हैं, बट हम फ्लावर्स को क्यों नहीं खाते, हम ये जो फूल होते हैं उनको क्यों नहीं खाते। तो इस तरह से उनके अंदर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ही है। तो शुरू से अगर बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बनाई जाएगी ना, मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि बच्चे खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अराउंड देम, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस, उनके एक्सपीरियंसेस के बेस पे एज दे लिव एंड ग्रो, है ना। कि जो बच्चे, जिन बच्चों को पढ़ाया जाएगा किसके हिसाब से, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच से पढ़ाया जाएगा, तो वो स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच के लिए ही ज़्यादा अपनी सोच बना लेंगे कि हम भी अगर कभी टीचर बनेंगे तो हम ऐसे पढ़ेंगे। बट जिनको मार पीट के बनाया जाएगा, है ना, जिन्होंने वही वही चीज़ देखी होगी अपनी सोसाइटी में, अपने स्कूल में, तो उसी चीज़ के प्रति वो डेवलप हो जाएंगे। दे सेलेक्ट एंड ट्रांसफॉर्म इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पास्ट एंड करंट नॉलेज, कि जो उनकी अभी करंट नॉलेज है और जो उनका प्रायर एक्सपीरियंस है, मतलब पिछला जो एक्सपीरियंस है, उससे अपनी नॉलेज का निर्माण करते हैं। एंड एक्सपीरियंस इनटू न्यू पर्सनल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, और फिर एक नई नॉलेज का निर्माण होता है खुद जब सीखते हैं वो। सो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच अलाउ लर्नर टू बी एक्टिव इन द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग। कि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच क्या है, एक तरह से आप बोल सकते हो स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है, जिसमें बच्चे खुद की ही अंडरस्टैंडिंग को बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं मीनिंग को और नॉलेज को, rather than पैसिवली रिसीविंग इन्फॉर्मेशन। बच्चों को जैसे कुछ भी चीज बता दी टीचर ने, है ना, कोई भी चीज बता दी, तो वो अपने जो उनके मन में जो समझ आई है उस चीज को लेकर, वो उसको बताएंगे टीचर को, ना कि सिर्फ पैसिव लर्नर बन के कि सिर्फ उनका मतलब क्या है या फिर उनका एम क्या है कि बस टीचर जो बोले वो सुनते जाओ चाहे समझ आ रहा है नहीं आ रहा, ये नहीं। बल्कि ये है कि वो अपनी नॉलेज जो उन्हें इंफॉर्मेशन मिली है वो शेयर करेंगे, पूछेंगे कि क्या आप ये पढ़ाना चाह रहे हो, मुझे ये समझ आया, तो क्या क्या मतलब क्या गलती है। ओके, सो इट फोस्टर क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रोवाइड लर्नर्स विद अ लर्निंग एनवायरनमेंट दैट हेल्प देम मेक कनेक्शन विद देयर लर्निंग। ओके, तो ये क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करती है, गहन चिंतन आपके अंदर डेवलप करती है बच्चों के अंदर, कि वो क्वेश्चंस पूछेंगे, उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होंगी। ओके, तो ये सारी चीजें डेवलप होंगी दैट प्रोवाइड लर्नर्स विद लर्नर एनवायरनमेंट। ओके, कि वो उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ओके, सो उसके बाद है सीन्स द कंस्ट्रक्शन इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग टीचर्स हैव अ बिग रोल लाइक अ। तो जैसे कंस्ट्रक्शन जो प्रोसेस है वो लर्निंग का है, तो टीचर का बहुत बड़ा रोल प्ले करती है टू इन्फ्लुएंस और क्रिएट मोटिवेटिंग कंडीशन। तो बिना टीचर के हेल्प के बच्चे कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे नॉलेज को, बच्चे अपना जो ज्ञान है वो नहीं दर्शा पाएंगे। अगर उन्हें स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट मिलेगा तो वो ये सारी चीजें कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच नहीं अपना सकते। ओके, सो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्रिएटिंग प्रॉब्लम सिचुएशन, कि बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन के लिए उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड कर दो। मतलब टीचर क्या कर सकती है, ग्रुप्स बना सकती है, उसमें बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम दे देगी और वो खुद एक दूसरे से सोच विचार करके वो उसको सॉल्व करेंगे। फोस्टर एक्विजिशन एंड रिट्रीवल ऑफ प्रायर नॉलेज, की जो बच्चों के अंदर पहले से जो नॉलेज है, जो उनकी पिछली नॉलेज है, ज्ञान है, उसको फोस्टर करना, मतलब उसको बढ़ावा देना, ताकि एक नई नॉलेज का निर्माण हो सके। क्रिएट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग नॉट द प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग, कि बच्चों के अंदर क्या करो, लर्निंग का प्रोसेस क्रिएट करो। इट मीन्स कि बच्चों को बताओ कि कैसे लर्निंग हो रही है, ना कि सिर्फ ये कि आपको सिर्फ ग्रेड चाहिए बच्चों को, है ना, बच्चों को समझ में कुछ ना आयो, बस वो रट करके काम करके चीजें याद कर ले, है ना, ये नहीं होना चाहिए। बल्कि क्या होना चाहिए, प्रोसेस पे ध्यान देना है टीचर को। ओके, सो ये कुछ टीचर के रोल हैं। आफ्टर दैट इज हम आ जाते हैं टीचर सेंटर्ड पेडागोजी एंड लर्नर सेंटर पेडागोजी पे। सो जो हमने पढ़ा था टीचर सेंटर पेडागोजी, हमने देख ही लिया था कि क्या होता है, इसमें टीचर को सेंटर में रखा जाता है, जैसे कि होल क्लास लेक्चर रोड मेमोराइजेशन करके, है ना, वही जो लिखा हुआ है उसी को याद करा के। जैसे मैं आपको बोल दूं कि आपके पेपर में आपको जो मैंने स्लाइड दी है इसी में से ही लिखना है, आपको तभी मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे, है ना। तो एक तरह से रोड मेमोराइजेशन करा रही हूँ। बट अगर मैं बोलूंगी कि आप यहाँ से समझ लो, फिर आपके आपके अंदर जो अंडरस्टैंडिंग बनी है उसके हिसाब से आप अपने एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, कोरस आंसर, जैसे कॉल एंड रिस्पॉन्स के, है ना, आपको बोला कि आपको बताना है तो आप ही बताओगे, कोई और नहीं बताएगा उसे, है ना। दिस अप्रोच इज ऑफन क्रिटिसाइज एंड स्टूडेंट्स आर अफ्रेड ऑफ द टीचर। तो इस अप्रोच से क्या होता है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डरते हैं टीचर से, है ना, तो ये इसको क्रिटिसाइज करा जाता है। लर्नर सेंटर पेडागोजी क्या होता है, इसमें बच्चों की नीड्स और बच्चों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाता है ना, जैसे कंस्ट्रक्टिविस्ट, स्टूडेंट सेंटर, पार्टिसिपेटरी, एक्टिव, but generally it draws on learning theories suggesting learners should play an active role। कि इसमें क्या करा जाता है, एक्टिव रोल प्ले करा जाता है स्टूडेंट्स के द्वारा, मतलब स्टूडेंट खुद करके सीखते हैं इसमें। स्टूडेंट देयरफॉर यूज प्रायर नॉलेज, कि उनकी जो पिछला ज्ञान है, पूर्व ज्ञान है, उसका यूज करते हैं और अपने नए एक्सपीरियंसेस बनाते हैं अपनी नॉलेज के बेस पर। ओके,
फिर उसके बाद है इंटीग्रेटिव अप्रोच, तो सेकंड इज द इंटीग्रेटिव अप्रोच। तो इसमें क्या है, द गोल ऑफ सच पेडागोजी इज टू अनेबल द लर्नर्स टू मास्टर दो सिचुएशन ही शी विल हैव टू डील विद इन हिज हर प्रोफेशनल एंड प्राइवेट लाइफ। इसका क्या मतलब है, इस पेडागोजी का क्या मतलब है, इसमें लर्नर्स को ऐसा बनाना कि वो अपनी प्राइवेट लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करके चल सके, मतलब कैसे उसे अपनी प्राइवेट लाइफ में डील करना है, कैसे उसे अपने प्रोफेशनल लाइफ में डील करना है, उन सबको वो मेंटेन करके चल सके। इंटीग्रेटिव अप्रोच प्रोवाइड लर्नर्स विद अ लर्निंग एनवायरनमेंट दैट हैव देम मेक कनेक्शन ऑफ their learnings across curricula. It focus on connection rather than teaching isolated fact। तो ये बोलते हैं कि इसमें क्या होता है कि सिर्फ आप बच्चों को ये ना पढ़ाओ कि सब्जेक्ट्स में, आपके सब्जेक्ट्स में क्या लिखा हुआ है, आपको सिर्फ यही चीजें पढ़नी है ना। जैसे आपके मैथ्स में लिखा हुआ है आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है, होल नंबर पढ़ना है, इंटीजर्स पढ़ना है, ओके, ये सारी चीजें पढ़नी है। आपके दैट इज सोशल साइंस में आपको ये लिखा है डाइवर्सिटी पढ़नी है आपको, है ना। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ानी ही है, पढ़ानी तो है साथ में, बल्कि उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग भी आनी चाहिए। मतलब इंटीग्रेटिव अप्रोच का आप यूज करके चलो, है ना, जिसमें क्या करो, आप एकेडमिक तरीके से भी पढ़ाओ, प्रैक्टिकल लर्निंग भी दो दो और स्पिरिचुअल और बाइबिकल लर्निंग भी दो। मतलब बच्चों को दैट इज स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताओ, मोरल एजुकेशन के बारे में भी बताओ, ओके, ऐसी लर्निंग बनाओ। सो To this effect, pedagogy of an integration has 4 objectives, making sense of learning process। तो 4 ऑब्जेक्टिव होते हैं इसके। सबसे पहले तो लर्निंग प्रोसेस का एक सेंस बनाओ कि आप कुछ सिखा रहे हो एज अ टीचर, तो उसका कुछ सेंस होना चाहिए, बेमतलब की बातें नहीं सिखानी है। डिफरेंशिएटिंग मैटर्स बाय रेलिवेंस, कि आप मैटर्स को डिफरेंशिएट करो, मतलब जो चीजें जिस बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है या फिर जिस एरा के लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर बोलते तो जिस सिचुएशन के अकॉर्डिंग है, उसके बारे में बच्चों को पढ़ाओ, है ना, उसके बारे में डिफरेंशिएट करना सिखाओ। जैसे आपको रोना कब है, अगर कुछ कुछ दुखी है, कोई दुखी है, तो आपको उसके प्रति सिंपैथी एम्पैथी दिखानी है ना। और अगर कोई बहुत खुश है तो आपको उससे जलना नहीं है, आपको जेलसी फील नहीं करनी, बल्कि आपको और अप्रिशिएट करना है और उससे कुछ सीखना है। सो अप्लाइंग द लर्निंग टू प्रैक्टिकल सिचुएशन, कि बच्चे क्या कर सके, अपनी लर्निंग जो वो सीख रहे हैं वो प्रैक्टिकल सिचुएशन में भी अप्लाई कर सके। एसोसिएटेड लर्न एलिमेंट्स, कि जो लर्न एलिमेंट्स, मतलब जो चीजें उन्होंने सीखी है उसे एसोसिएट भी करना सीखे अपनी रियल लाइफ में, ओके। ये था इंटीग्रेटिव अप्रोच। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम कोलैबोरेटिव अप्रोच पे। सो कोलैबोरेटिव अप्रोच क्या होती है, इज एन एजुकेशनल अप्रोच टू टीचिंग एंड लर्निंग दैट इन्वॉल्व ग्रुप ऑफ लर्नर्स वर्किंग टुगेदर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो बेसिकली कोलैबोरेटिव जैसे वर्ड से ही हम जान पा रहे हैं, कोलैबोरेटिव मतलब कि ग्रुप में बच्चों को सिखाना, ओके, ग्रुप में बच्चों को सिखाना, उनको प्रॉब्लम्स दे देना ताकि वो मिलकर के कंप्लीट कर सके टास्क को, या फिर कोई एक नया प्रोडक्ट का निर्माण कर सके। सो एक अम्ब्रेला टर्म है दैट इज कोलैबोरेटिव अप्रोच फॉर अ वैरायटी ऑफ एजुकेशनल अप्रोच इन्वॉल्विंग जॉइंट इंटेलेक्चुअल एफर्ट बाय स्टूडेंट। तो इसमें क्या होता है, सबके कुछ एफर्ट्स दिखाई देते हैं ना, अगर हम ग्रुप लर्निंग कराते हैं बच्चों की, ना, स्टूडेंट एंड टीचर टुगेदर भी मिलकर काम करते हैं। एक्टिविटीज वेरी बट मोस्ट सेंटर ऑन स्टूडेंट एक्सप्लोरेशन और एप्लीकेशन ऑफ द कोर्स मटेरियल, कि एक्टिविटीज अलग अलग हो सकती हैं, बट सबसे ज्यादा सेंट्रिक जो चीज देखी जाती है, जो सेंटर में रखी जाती है, वो स्टूडेंट कितना पार्टिसिपेट कर रहा है एक्टिविटीज में ना, वो कितना एक्सप्लोर कर रहा है, वो सारी चीजें देखी जाती हैं। सिर्फ सिंपल ये नहीं करा जाता कि टीचर्स प्रेजेंटेशन या फिर एक्सप्लिकेशन ऑफ इट, है ना, कि बच्चा सिर्फ प्रेजेंटेशन दे रहा है, उसको बस समझा रहा है, ये नहीं, बल्कि आपको इसमें क्या करना है, एक्सप्लोरेशन और अप्लाइड करके भी बताना है। सो इन ऑर्डर टू अचीव अ क्लासरूम वेयर कोलैबोरेटिव लर्निंग अप्रोच वर्क, कि अगर हमें कोलैबोरेटिव लर्निंग अप्रोच को दर्शाना है या फिर हमें लेकर आना है एज अ टीचर, सो टीचर मस्ट फुली अंडरस्टैंड लर्नर्स प्रेफर्ड लर्निंग स्टाइल एंड व्यू ऑफ लर्निंग क्लासरूम। टीचर शैल यूज द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज। तो टीचर को ये स्ट्रेटेजीज अपनानी पड़ेगी। सबसे पहले तो ऑनलाइन कोलैबोरेटिव लर्निंग करा सकती है टीचर, है ना, कि ऑनलाइन बच्चों से क्या कर सकती है, बच्चे ऑनलाइन एक दूसरे से जुड़ेंगे और फिर वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जिक्सो मेथड के थ्रू, थिंक पेयर शेयर के थ्रू, है ना। थिंक पेयर शेयर में क्या होगा कि बच्चों को क्या कर दिया जाएगा, कुछ एक्टिविटी दे दी जाएगी, प्रॉब्लम दे दी जाएगी, उसको आप वो थिंक करेंगे, सोचेंगे, शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, फिर उसके बाद पेयर बनाएंगे उसका, कि जैसे कुछ अलग अलग चीजें सबने सोच लिया, अब उसका पेयर बना के एक नई स्टोरी बना देंगे, फिर शेयर कर देंगे टीचर के साथ। सो ओके, इंटीग्रेटेड प्रोसेस अप्रोच का यूज करना। और पीयर टीचिंग का मतलब, इट मीन्स कि पीयर टीचिंग मतलब स्टूडेंट्स अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ मिलकर क्या करें, एक दूसरे को भी पढ़ाएं, एक दूसरे को समझाएं, ओके, इन सब में हेल्प करती है ये। आफ्टर दैट इज द नेक्स्ट इज द रिफ्लेक्टिव अप्रोच। सो रिफ्लेक्टिव टीचिंग लर्निंग अप्रोच क्या है, मीन्स लुकिंग एट व्हाट द टीचर एंड लर्नर्स डू इन द क्लासरूम। तो ये क्या अप्रोच ये यूज होती है कि जब
क्या करना चाह रहे हो टीचर? टीचर ये दिखाना चाह रहे हो कि आपने क्या पढ़ा है अभी अभी तक, क्या आपने सीखा है, उन चीजों को दर्शाती है जब। तो सो थिंकिंग अबाउट व्हाई दे डू इट, एनालाइजिंग अबाउट इफ इट वर्क, है ना, कि क्यों उन्होंने कोई चीज सीखी। जैसे डाइवर्सिटी के बारे में टीचर ने पढ़ा दिया, तो क्यों डाइवर्सिटी के बारे में पता होना चाहिए, क्यों हमारे हमारे जो एसएसटी या फिर बोल सकते हो सोशल साइंस में डाइवर्सिटी के बारे में क्यों दिया हुआ है। ओके, तो ये सारी चीजों को सोचना, ओके, गहन चिंतन करना, मतलब आप खुद का रिफ्लेक्शन कर रहे हो, खुद के ऊपर गहन चिंतन कर रहे हो आप। ओके, सो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ इवेल्युएशन। तो रिफ्लेक्टिव अप्रोच से क्या हो सकता है, आप खुद का इवेल्युएशन कर सकते हो, खुद का मूल्यांकन कर सकते हो, और सेल्फ ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, खुद की एक्टिविटीज को ऑब्जर्व कर सकते हो कि आप पहले कैसे थे और अब कैसे हो, कितना आप में सुधार है, कितना नहीं है, क्या कहाँ कहाँ एरियाज है जहाँ पे आपको काम करना है। सजेस्टेड स्ट्रेटजीज क्या है इसमें, सेल्फ इवेल्युएशन कर सकते हो, सेल्फ रिफ्लेक्शन कर सकते हो, खुद पे चिंतन कर सकते हो, और खुद क्या मूल्यांकन कर सकते हो। सजेस्टेड फॉर्म ऑफ असेसमेंट क्या है, डायरी प्रेजेंटेशन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, जैसे आप डेली अपनी डायरी लिखो, जो आपने दिन में पूरी आपकी जो दिनचर्या रही है उसे आप मेंशन करो, है ना, जिससे कि आपकी एक्टिविटीज के बारे में आपको पता चले, आपके गलत कामों के बारे में पता चले, आपके अच्छे कामों के बारे में पता चले। पेपर राइटिंग रिपोर्ट्स करो, जर्नल्स लिखो अपने। ओके, तो इसके थ्रू आप कर सकते हो। आफ्टर दैट इज द, अच्छा हमने पढ़ लिया रिफ्लेक्टिव अप्रोच के बारे में, हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पेडागोजी के बारे में। ओके, टाइप्स ऑफ पेडागोजी जो आपके सिलेबस में बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही सही है ना, इजी भी है। सो टाइप्स ऑफ पेडागोजी में 3 टाइप्स की पेडागोजी है, सोशल पेडागोजी, क्रिटिकल पेडागोजी एंड कल्चरली रिस्पॉन्सिव पेडागोजी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि पेडागोजी होती क्या है, क्योंकि हमने ये फर्स्ट टॉपिक के दौरान ही पढ़ी थी। ओके, पेडागोजी क्या होती है तो आपको मुझे वो बताना है। बेसिकली हम पढ़ेंगे अलग अलग टाइप्स की पेडागोजी। तो सबसे पहले आ जाता है सोशल पेडागोजी, जैसा नाम ही डिपिक्ट कर रहा है, सोशल मतलब जब टीचर क्या कर रही है, ऐसे तरीके से पढ़ा रही है जहाँ पे वो सोसाइटी को ध्यान में लेकर चल रही है, बच्चों के अंदर सोशल वैल्यूज का निर्माण कर रही है ना। तो सोशल पेडागोजी पुट एम्फेसिस अपॉन द फैक्ट दैट एजुकेशन इज क्रिटिकल टू द सोशल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। सो बेसिकली अगर हम देखते हैं डेवलपमेंट में, किसी भी स्टूडेंट के डेवलपमेंट में हम पढ़ते हैं, तो उसमें डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं कि बच्चों को दैट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट ही आ जाए, फिर इंटेलेक्चुअल डेवलप हो जाए, नहीं, ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चे का, उसी में ही सोशल पेडागोजी को एम्फेसिस किया हुआ है। तो सोशल पेडागोजी में क्या है कि आपको पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के अंदर सोसाइटी वाले गुण भी लाने चाहिए, कि सोसाइटी के प्रति वो क्या कर रहे हैं, सोशल डेवलपमेंट के लिए उन्हें क्या करना है। सो इन लाइफ ऑफ ऑल इंडिविजुअल सोशलाइजेशन इज रिगार्डेड एज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, कि हर इंडिविजुअल की लाइफ में एक सोशलाइजेशन दैट इज कि आप सोसाइटी के प्रति कितने अच्छे हो, कितना आपने काम किया है ना, कितने अच्छे तरीके से आपने अपने मॉरल वैल्यूज, मॉरल ड्यूटीज को निभाया है। तो उन सब चीजों को देखना बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो सोशल पेडागोजी हैज मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपिंग सोशल स्किल्स, कि बच्चों के अंदर सोशल स्किल्स का निर्माण करना, यही सोशल पेडागोजी का एक मेन ऑब्जेक्टिव है, जहाँ पे इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ, है ना, और लोगों को भी जिनको सपोर्ट की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल आप डोनेशन कर सकते हो, आप एनजीओज में आप जाके बच्चों की हेल्प कर सकते हो, उन्हें फ्री में पढ़ा सकते हो। तो इस तरह की पेडागोजी को सोशल पेडागोजी कहा गया है। सो व्हेन स्टूडेंट गेट एनरोल इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू एक्वायर लर्निंग, कि जब स्टूडेंट का एनरोलमेंट होता है, जब वो एडमिशन लेता है स्कूल्स में लर्निंग एक्वायर करने के लिए, मतलब पढ़ने के लिए, इंस्ट्रक्टर पुट एम्फेसिस अपॉन द व्यू पॉइंट दैट दे नीड टू सोशलाइज विद अदर्स, कि इंस्ट्रक्टर मतलब टीचर को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि उसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो बच्चों को सिलेबस पढ़ा देगा, नहीं, उसका मतलब ये भी है कि वो अपने पीयर ग्रुप के साथ या फिर अपने दूसरे क्लासमेट्स के साथ, है ना, कैसे वो बिहेव कर रहा है, क्या उसमें सोशल वैल्यूज है, क्या नहीं है, वो सारी चीजें भी सिखाना। सो पर्टिकुलरली इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन द पर्सन ऑफ बैचलर, मास्टर एंड डॉक्टरल प्रोग्राम, द स्टूडेंट नीड टू वर्क ऑन ग्रुप प्रोजेक्ट। अगर हम बात करें हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की, वहाँ पे बच्चों को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना होता है, तो उसके लिए सोशल पेडागोजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपने स्कूल टाइम से सोशल पेडागोजी पे ध्यान दिया है, मतलब एज अ टीचर बच्चों के अंदर वो डेवलप की है, तो बच्चे ग्रुप में वर्क करेंगे, है ना, विद वेरी इफेक्टिव मैनर, बहुत अच्छे तरीके से। तो पेडागोजी दिस इज दैट इज पुट इनटू प्रैक्टिस टू अ मेजर एक्सटेंट। ओके, सो ये फिर आ जाता है कि इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोशल पेडागोजी इन एन एफिशिएंट मैनर द इंडिविजुअल नीड टू टेक वेरियस अकाउंट फैक्टर्स लेके चलती है। अगर सोशल पेडागोजी को अपनाना है क्लास में, या फिर उसको दिखाना है, बच्चों को दर्शाना है, या फिर आप बोल सकते हो उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो इसमें कम्युनिकेटिंग इन रिस्पेक्टफुल मैनर, कि आप एक दूसरे से बिल्कुल रिस्पेक्टफुल मैनर से बात करो, मतलब एक दूसरे के प्रति सहानुभूति दिखाओ, है ना, ट्रीटिंग अदर्स विद कर्टेसी। तो आप उनको बिल्कुल ऐसे जैसे जेलस फील ना करो,
आप बहुत अच्छे से उनके प्रति पेश आओ, है ना। अगर आपको लगता है कि किसी ने आपकी हेल्प की है तो आप उसे थैंक्स बोलो, है ना। तो अगर आपको लगता है कि कोई आपसे गुस्सा है, नाराज है, तो उससे प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन, जो प्रॉब्लम है उसकी, तो उसको क्वेश्चन करो कि आप मुझसे क्यों गुस्सा हो, क्यों नाराज हो, हम साथ में मिलकर बात कर सकते हैं। डेवलपिंग काइंड हार्टेडनेस, कि आप क्या करो, एक दयालुता दिखाओ, है ना, जनरसिटी दिखाओ। तो ये सारी चीजें आप में डेवलप होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू सोशल पेडागोजी। सो विद इन द कोर्स ऑफ पर्सन्स ऑफ एजुकेशन द स्टूडेंट डू एक्सपीरियंसेस प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस, ओके। कि एजुकेशन के साथ साथ उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस भी फेस करने को मिलते हैं, बट अगर हम बात करें इन चीज़ों की, अगर बच्चों के अंदर सिखाई जाएंगी तो वो एक अफेक्टिव मैनर में पढ़ सकते हैं और आगे सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, ओके। फिर आ जाता है क्रिटिकल पैडागोजी। तो हमने सोशल पैडागोजी पढ़ा जिसमें हम सोशल नॉर्म्स के बारे में, मोरल वैल्यूज के बारे में बच्चों को पढ़ाते हैं। बट क्रिटिकल पैडागोजी में क्या है, क्रिटिकल पैडागोजी मीन्स पुट एम्फेसिस अपॉन क्रिटिकल थ्योरीज। कि क्रिटिकल थ्योरीज इन द सेंस कि जब आपको लगता है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है तो आप उसके प्रति प्रश्न उठा सको या फिर क्वेश्चन कर सको कि क्यों गलत हो रहा है, क्या मतलब आपको क्या लगता है कि क्यों है ये, जैसे वेल सिस्टम है, घूंघट प्रथा है ना, उसके प्रति किसी ने तो आवाज उठाई है ना, जैसे राजा राम मोहन रॉय ने क्यों उठाई, क्योंकि उनको लगता था ये गलत है। ये शिक्षा के प्रति सावित्री बाई फुले, ज्योतिबा फुले, है ना, इन्होंने कुछ सोचा ही तो होगा ना कि इन लड़कियों को क्यों नहीं एजुकेशन मिलती जब लड़कों को मिलती है, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम एक इंसान ही तो है, बस जेंडर का ही तो फर्क है ना, लड़का या लड़की, तो सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो बेसिकली वो किससे प्रभावित थे, अगर हम बात करें ज्योतिबा फूले की या फिर राजा राम मोहन रॉय की, तो वो क्रिटिकल पैडागोजी से ही प्रभावित थे, ओके। तो इनका क्या मतलब है, ये किससे इंस्पायर है, बाय क्रिटिकल थ्योरीज एंड रेडिकल फिलोसफी, जो ये मानते हैं कि सोसाइटी में चेंज होने चाहिए, है ना, जो क्वेश्चन करें। आपको लगता है कि कहीं गलत है तो आप क्वेश्चन करो, चैलेंज द डोमिनेशन। अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ चीज गलत हो रही है बिकॉज ऑफ द डोमिनेशन, की बहुत सारे लोग हैं मिलकर बोल रहे हैं गलत तरीके से, तो आप उसके प्रति आवाज उठाओ, है ना, उसके खिलाफ आवाज उठाओ। एंड अंडरमाइन द बिलीफ एंड प्रैक्टिस दैट आर अलीग टू डोमिनेट, ओके। और जो बिलीफ्स हैं, है ना, जो आपकी जैसे कुप्रथाएं हैं, या फिर आप बोल सकते हो जो लोगों ने मान रखे हैं, उन सबको क्या करो, उन सबको भी, उन सबके अगेंस्ट दैट इज सोसाइटी में जागरूकता फैलाओ, ओके ओके। फिर उसके बाद आ जाता है, after that is the primary goal is to challenge the students on a regular basis to question in terms of own thoughts, ideas, beliefs, strategies, है ना, and practices, and to think critically, okay। तो प्राइमरी गोल क्या है इसका, कि चैलेंज करना स्टूडेंट्स को रेगुलर बेसिस, कि स्टूडेंट्स चैलेंज करें, ओके। जो उनके सामने जो एक्टिविटीज आ रही हैं, जो बिलीव्स हैं, जो आइडियाज है, जो स्ट्रेटेजीज हैं, ताकि वो क्रिटिकली थिंक करें, एक ऐसे तरीके से थिंक करें जहाँ पे वो ऐसे तरीके से सोचे जहाँ पे वो कुछ चेंजेस ला सकें सोसाइटी में। So in the implementation of critical pedagogy, the students are able to acquire in-depth understanding of the academic concept and lesson plan. So अगर हम implementation करेंगे, as a teacher implement करेंगे critical pedagogy को, student के अंदर deep understanding आएगी किसी भी concept के बारे में, और वो उसे अपना सकेंगे रियल लाइफ में, और रियल लाइफ में उसके बारे में आवाज भी उठा सकेंगे, ओके। सो उसके बाद है प्रिंसिपल्स, एम्स एंड अप्रोचेस क्या है क्रिटिकल पेडागोजीज की। तो बेसिकली हमने बात ही की है क्रिटिकल पेडागोजीज की, एक तरह से डायग्राम में समझा रखा है कि प्रिंसिपल्स हैं कि knowledge should relate to and develop from the lived experiences of participant. Knowledge should be co-created between all participants in the learning process. Education is inherently political. तो ये सारी चीजें प्रिंसिपल्स हैं जो क्रिटिकल पेडागोजी मानती है कि नॉलेज जो है वो क्या होनी चाहिए, नॉलेज शुड रिलेट टू एंड डेवलप फ्रॉम लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ द पार्टिसिपेंट, ओके। कि नॉलेज रिलेटेड होनी चाहिए उनसे रिलेटेड। सो एम्स क्या है इसके, टू बिकम अवेयर ऑफ वंस ओन एंड अदर्स ऑपरेशंस, की अगर आपको लगता है कि कहीं पे आपकी आवाज को दबाया जा रहा है तो आप उसके प्रति आवाज उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हो, ओके। कनेक्शंस बनाना बिटवीन पर्सनल एक्सपीरियंस एंड वाइडर सोसाइटल फोर्सेस, की जो आपने सीखा है और जो वाइडर सोसाइटी में वो चीज करी जाती है तो वो क्यों करी जाती है, ओके। वो सारी चीजें दर्शाना है, वो सारी चीजें बताना लोगों को भी। क्रिटिकल थिंकर्स डेवलप करना एंड हु क्रिएट न्यू नॉलेज, ताकि हम नए नॉलेज का निर्माण कर सकें। सो अप्रोचेस क्या यूज हो सकते हैं, फ्लेक्सिबल करिकुलम का यूज कर सकते हो आप, है ना, जनरेटिव थीम्स को लगा सकते हो, फाइंडिंग टीचेबल मूवमेंट्स को लगा सकते हो आप, है ना, होप एंड सिंबॉलिक रेजिस्टेंस को आप कल्टीवेट कर सकते हो, कि आप सिंबल्स के थ्रू या फिर पिक्चर्स के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू स्टूडेंट्स को बताओ, है ना, मोर्चा निकाल के, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। परसू डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी इन लर्निंग एनवायरनमेंट, की डेमोक्रेसी और इक्वालिटी को भी परसू कर सकते हो। आफ्टर दैट इज द नेक्स्ट इज अ कल्चरली रिस्पॉन्सिव पेडागोजी। तो इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ कल्चर, कि स्टूडेंट्स क्या होते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अलग अलग होते हैं, अलग अलग कल्चर के होते हैं, तो सभी को
अब दूसरों के कल्चर के प्रति कोई डिस्क्रिमिनेशन या कोई भी दैट इज लाइक कि कोई भी इनइक्वालिटी नहीं प्रेजेंट करनी चाहिए, वो सब मिलजुल कर रहे। तो कल्चरली रिस्पॉन्सिव पेडागोजी मतलब सबको मिलाकर, मतलब एक तरह से इक्वालिटी करके पढ़ाना। ओके, सो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ कल्चर, हैंस देयर हैज बीन इंट्रोडक्शन टू कल्चरली रिस्पॉन्सिव पेडागोजी। सो कल्चरली डाइवर्स सोसाइटी में क्या देखा जाता है, थ्री फंक्शनल डायमेंशंस आर इंस्टीट्यूशनल, पर्सनल एंड इंस्ट्रक्शनल। कि अगर हम बात करें जहाँ पे कल्चरली डाइवर्स, जैसे इंडिया में कितना ज्यादा कल्चरली डाइवर्स है इंडिया ना, हर मतलब एक स्टेट में इतने ज्यादा कल्चर चेंज हो जाते हैं। ओके, सो इंस्टीट्यूशन, पर्सनल, इंस्ट्रक्शन, इन तीनों का ध्यान रखना चाहिए टीचर को पढ़ाते समय। सो दीज आर यूटिलाइज टुगेदर टू रिकॉग्नाइज, तो ये तीनों को एक साथ यूज करना चाहिए और डिफरेंट कल्चर के लोगों को हेल्प करनी चाहिए उनकी, है ना, उनको पढ़ाने में। सो व्हेन द कल्चर डिफरेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड अमंग स्टूडेंट, अप्रोचेस एंड द मेथड्स ऑफ लर्निंग आर पुट इनटू प्रैक्टिस, सो दे आर एबल टू बेनिफिट। सो जब कल्चरल डिफरेंसेस को हम देखेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे कि अलग अलग जगह से लोग आ रखे हैं, और उनके अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे एज अ टीचर, उनके अकॉर्डिंग अप्रोचेस और मेथड यूज करेंगे, तो उससे क्या होगा, अलग अलग लोगों के बारे में पता चलेगा, डिफरेंट कल्चर्स के बारे में पता चलेगा और बच्चों को भी, और उससे सोशल पैडागोजी भी, मतलब आपकी जो सोशल नॉर्म्स है ना, वो सारी चीजें भी, आपके अंदर सोशल वैल्यूज भी डेवलप होंगी। ओके, सो कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग जो है वो क्या हेल्प करती है, ब्रिंगिंग नेटिव लैंग्वेज इनटू क्लासरूम। कि जो नेटिव लैंग्वेज है, दैट इज रीजनल लैंग्वेज, आपकी जो मदर टंग है, उसको क्लासरूम में ब्रिंग आउट करती है, उसको लेकर आती है। अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री एंड कल्चर, आप हिस्ट्री और कल्चर के बारे में भी समझ सकते हो, डिफरेंट कल्चर के लोगों के साथ पढ़ाई करके, है ना, उनको पढ़ाकर, उनके उनके कल्चर के बारे में पढ़ाकर, कम्युनिटी कल्चर इनटू क्लासरूम, कि आप कम्युनिटी कल्चर को क्लासरूम में ला सकते हो, कि जिस कम्युनिटी में स्कूल है वहाँ के कल्चर कैसे हैं, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन है, उनको आप क्लासरूम में भी शो कर सकते हो। फैमिली इन्वॉल्वमेंट को भी यूज कर सकते हो आप, मतलब फैमिलीज का, पेरेंट्स का भी यूज कर सकते हो, पेरेंट्स को भी लेकर आ सकते हो स्कूल्स में, ताकि आप अलग अलग चीजों के बारे में बता सकें। आफ्टर दैट इज द नेक्स्ट वन इज द ग्रुप डायनामिक्स। तो ग्रुप डायनामिक्स क्या है, दैट इज, जस्ट अ मिनट, क्या ये इसमें था ग्रुप डायनामिक्स, सोशल पेडागोजी, कल्चर, पीरागोजी, ह्यूटागोजी, ओके, हाँ है, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं पीरागोजी, ह्यूटागोजी वगैरह के बारे में। दैट इज, जस्ट लेट मी चेक चेक चेक, नहीं ये नहीं है, ग्रुप डायनामिक्स नहीं आएगा। ओके, सो इसके बाद हम बात करेंगे दैट इज पेडागोजिकल अप्रोचेस की। ओके, सो पेडागोजिकल अप्रोचेस क्या है, टेक्नोलॉजी ड्राइवन पेडागोजीज, दैट इज ब्लेंडेड लर्निंग, फ्लिप लर्निंग, साइबरगोजी, है ना, पीरागोजी, ह्यूटागोजी, इन सब के बारे में अब हम बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि टेक्नोलॉजी ड्राइवन पेडागोजीज होती क्या है। बेसिकली टेक्नोलॉजी का ड्राइवन पेडागोजी मतलब जब आप टेक्नोलॉजी का यूज करके, है ना, ऑनलाइन टीचिंग का, ऑनलाइन मेथड्स का यूज करके जब आप पढ़ा रहे हो क्लासरूम में, तो उसे एक तरह से आप क्या बोलोगे, टेक्नोलॉजी ड्राइवन पेडागोजीज। ओके, तो टेक अनेबल्ड होंगी वो, टीचर्स इन माइंड को साथ में लेकर, मतलब टीचिंग विद टीचर्स इन माइंड, कि ऐसे पढ़ाना कि आप टेक्नोलॉजी का यूज करके पढ़ा रहे हो, सिंप्लीफाइंग द एक्सपीरियंसेस, कि जो भी आप चीजें कर सकते हो वो बहुत इजी तरीके से बता सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप लेक्चर मेथड के थ्रू बच्चों को डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा रहे हो, वो अच्छे से समझ नहीं आएगा एज कम्पेयर टू अगर आप पिक्चर्स या विजुअली दिखा के अलग अलग, दैट इज अलग अलग रिलीजन के बारे में, कल्चर के बारे में दर्शा के आप उनको अच्छे से बता सकते हो, है ना। एनहेंस टीचिंग एफिशिएंसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, से आप टीचिंग एफिशिएंसी को एनहेंस कर सकते हो, मतलब टीचिंग एक तरह से आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हो, बच्चे इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे। स्टूडेंट सेंटर्ड और एंगेजिंग लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो, अगर बच्चों को टेक्नोलॉजी की हेल्प से पढ़ाया जाएगा, 3D मॉडल्स के द्वारा पढ़ाया जाएगा, तो बच्चे उसे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। सो स्ट्रेटेजी सपोर्ट, मतलब स्ट्रेटेजिक सपोर्ट कर सकते हो आप टेक्नोलॉजी के जरिए, जैसे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं। आप बात करो यूट्यूब की ही बात करो, अगर आप यूट्यूब पे आपको कोई भी प्रॉब्लम है, मेरे चैनल के थ्रू ही, मेरे चैनल पे आपको कोई भी प्रॉब्लम है, दैट इज लाइक योर सिलेबस रिगार्डिंग, या फिर किसी भी चीज के रिगार्डिंग, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो कभी भी, आपको उसका आंसर तभी मिल जाएगा। ओके, आपको उसके आंसर बहुत इजीली मिल जाते हैं। तो ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं ना, जैसे कि अन अकेडमी की बात कर सकते हो आप, यूडेमी की बात कर सकते हो, तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जहाँ पे आप अपने क्वारीज को, अपने डाउट्स को, अपने फीडबैक को शो कर सकते हो या फिर बता सकते हो। मोटिवेशन इंक्रीज होता है इससे, कि बच्चे बहुत इजीली पढ़ पाते हैं, टीचर के साथ एक तरह से एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन होता है, तो इस सब चीजों की वजह से। सो अब हम बात करते हैं ब्लेंडेड लर्निंग की। सो ब्लेंडेड लर्निंग इज टीचिंग एंड लर्निंग मेथड दैट कंबाइन फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन विद डिजिटल लर्निंग टूल्स, इट इज ऑल्सो नोन एज हाइब्रिड और मिक्स लर्निंग। तो ब्लेंडेड लर्निंग का मतलब होता क्या है, कि इस तरह से टीचिंग और लर्निंग कराना कि जब आप फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन और डिजिटल टूल्स का यूज करके बच्चों को पढ़ा रहे हो, इसको हम हाइब्रिड लर्निंग भी बोलते हैं और मिक्स लर्निंग भी बोलते हैं। जब आप
ऑनलाइन का भी यूज कर रहे हो, मतलब क्लासरूम लर्निंग भी करा रहे हो और ऑनलाइन लर्निंग भी करा रहे हो। ओके, तो उससे क्या हो गया, वो हो गई क्लासरूम, वो हो गई ब्लेंडेड लर्निंग। जैसे मैं अगर एमडीयू में, जैसे मैं एमडीयू में रिसर्च स्कॉलर है ना, रिसर्च स्कॉलर हूँ, तो मैं अगर आईटेप के बच्चों को पढ़ा रही हूँ ऑफलाइन मोड में, तो वो तो हो गई ठीक है ऑफलाइन मोड, और मैं उनको ऑनलाइन मोड के थ्रू भी पढ़ा रही हूँ, घर आकर के उन्हें बता रही हूँ सारी चीजें, तो वो क्या हो गई, वो ब्लेंडेड लर्निंग हो गई है ना। और अगर हम हाइब्रिड लर्निंग के बारे में बात करें, तो हाइब्रिड इन द सेंस की आप क्लासरूम लर्निंग के दौरान ही क्या कर रहे हो, क्लासरूम लर्निंग के दौरान ऑनलाइन वाले बच्चों को भी पढ़ा रहे हो। ओके, तो ये तो आप मुझे डिफरेंस बताना कि ब्लेंडेड लर्निंग और हाइब्रिड लर्निंग में क्या डिफरेंस है। सो ब्लेंडेड लर्निंग एम टू क्रिएट एन इंटीग्रेटेड क्लासरूम दैट मीट्स द नीड्स ऑफ ऑल टाइप ऑफ लर्नर, जिससे हर तरह के बच्चों की नीड्स को देखा जाता है, उनको ध्यान में रखा जाता है, टीचर उनके अकॉर्डिंग पढ़ाती है। सो फ्लैक्सिबिलिटी होती है इसमें, बच्चे ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं, है ना, उनको सपोर्ट भी मिलती है 24/7 आवर्स की। और एंगेजमेंट होती है, बच्चे बहुत जगह से एंगेज हो सकते हैं, जहाँ पे भी बैठे हैं वो जिस भी तरह वो पढ़ सकते हैं ना, एंगेज होते हैं, मोटिवेटेड विच हेल्प टीचर्स बी मोर इफेक्टिव, जैसे टीचर और भी ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से पढ़ाते हैं। टेक्नोलॉजी स्किल्स उनके अंदर डेवलप होती हैं, उनको ये पता चलता है कि कैसे आपको टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस इन टूडेज वर्ल्ड, की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की लाइफ में, जैसे एआई का भी ज़माना है, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। नॉलेज रिटेंशन रहता है बहुत आसानी से, अगर आपको वीडियोज़ मिलती रहती है, तो आप क्या कर सकते हो, उनको रिकॉर्डेड लेक्चर्स के थ्रू आप पढ़ सकते हो, है ना, इजीली। सो स्टूडेंट कैन एंगेज विद मटेरियल कोलैबोरेटिवली एंड इंडिपेंडेंटली विच एनहांस नॉलेज रिटेंशन। कॉस्ट रिडक्शन भी है, क्योंकि आपको कोई फिजिकल सेटअप जरूरी नहीं है कि आपको लेना ही है, आप एक रूम में बैठकर भी पढ़ा सकते हो बच्चों को बहुत इजी तरीके से ना। तो इससे एक तरह से आप बोल सकते हो प्रिंटेड ट्रेनिंग मटेरियल्स का कॉस्ट कम होता है, ट्रैवल का, एकोमोडेशन का, और ट्रेनिंग कॉस्ट भी बहुत कम होता है। ओके, ये ये क्या हो गया, ब्लेंडेड लर्निंग हो गई। उसके बाद हम आते हैं फ्लिप्ड लर्निंग पे। तो फ्लिप लर्निंग क्या होती है, जैसे हम पहले क्या होता था, पहले स्कूल में या फिर अभी भी स्कूल्स में क्या होता है कि आपको पढ़ाया जाता है क्लासरूम में, है ना, फिर आपको होमवर्क दिया जाता है। तो फ्लिप मतलब उसका उल्टा हो गया, पहले आपको होमवर्क दिया जाए, पहले आपको क्या कराया जाएगा, होमवर्क दिया जाएगा, मतलब आपको ये बोला जाएगा कि आप इसके बारे में पढ़ के आना। जैसे मैंने एक जो टॉपिक है आपको बोल दिया कि आपको टेक्नोलॉजी ड्राइवन पेडागोजी, ब्लेंडेड लर्निंग, फ्लिप लर्निंग, साइबरगोजी, पीरागोजी, ह्यूटागोजी के बारे में पढ़ के आना है। फिर उसके बाद आप पढ़ के आओगे, आप होमवर्क करोगे, फिर उसको आपको क्लास में दोबारा से पढ़ाया जाएगा, क्योंकि उससे क्या होगा, आपकी जो लर्निंग है वो बहुत ईजी बन जाएगी, आपको उसके बारे में कुछ नॉलेज डेवलप हो जाएगी, है ना। सो फ्लिप लर्निंग वही है जिसमें आप क्या कर सकते हो, रिवर्ट्स द ट्रेडिशनल क्लासरूम मॉडल बाय हैविंग स्टूडेंट्स लर्न मटेरियल बिफोर क्लास एंड देन अप्लाई ड्यूरिंग क्लास। ओके, तो वो पहले ही उस चीज़ को याद करके आ जाते हैं, फिर अप्लाई कर सकते हैं। सो बिफोर क्लास उन्हें क्या करना था, स्टूडेंट लर्न द मटेरियल एट होम सच एज रीडिंग और वॉचिंग प्रेजेंटेशन, कि जो मटेरियल होता है वो घर पे पढ़ के आते हैं, फिर क्लास में उसे डिस्कस करते हैं टीचर्स के साथ, अप्लाई द नॉलेज थ्रू डिस्कशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अदर एक्टिविटीज के थ्रू अप्लाई करते हैं। सो इससे क्या होता है, टीचर अपने पेस के अकॉर्डिंग, मतलब जिस तरह से बच्चे पढ़ सकते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं स्लो लर्नर्स जिनको बहुत कम तरीके से समझ आते हैं, तो वो सारी चीज़ें टीचर पता कर सकती है ना। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द लर्निंग, इससे क्या हो जाता है कि बच्चे खुद अपनी लर्निंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, वो खुद जवाबदेही होंगे अपनी लर्निंग के लिए। डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, टीम वर्क एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी डेवलप होंगी, क्योंकि आप आकर के क्लास में डिस्कस करोगे अपने पीयर ग्रुप के साथ, टीचर्स के साथ, तो उससे टीम वर्क भी बनेगा, क्रिटिकल थिंकिंग भी, कि आपके अंदर क्वेश्चंस भी आएंगे उससे रिलेटेड, है ना। और ये 21st सेंचुरी के इक्विप है, मतलब 21st सेंचुरी में, या फिर आप बोल सकते हो एनईपी में इसके बारे में जिक्र किया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हो फ्लिप लर्निंग को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, या फिर उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। ओके, सो उसके बाद आ जाते हैं हम 3 टाइप्स की गॉजीज के बारे में। अभी तक हमने पैडागोजी के बारे में तो पढ़ा ही था, अब 3 टाइप्स की दैट इज आप बोल सकते हो गॉजीज हैं, या फिर आप स्टडी बोल सकते हो ना। तो ह्यूटागोजी है, पीरागोजी है और साइबरगोजी है। ओके, ह्यूटागोजी मतलब एनकरेजेस लर्नर टू बिकम मोर सेल्फ डायरेक्टेड, पीरागोजी मतलब फोकस ऑन को लर्निंग एंड को क्रिएटिंग, एंड साइबरगोजी मीन्स कि आप क्या यूज कर रहे हो, ऑनलाइन एनवायरनमेंट का यूज कर रहे हो। ओके, अब हम इसको थोड़ा डीप में पढ़ते हैं। सो पीरागोजी क्या होता है, पीरागोजी मीन्स वे पीयर्स और ग्रुप ऑफ लर्नर लर्निंग टुगेदर एंड टीचिंग ईच अदर। पीरागोजी मतलब क्या है, जब आप अपने दोस्तों को पढ़ा रहे हो, आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर पढ़ रहे हो, उनको अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हो, वो आपको सोल्यूशन बता रहे हैं, आप उनको सोल्यूशन बता रहे हो, तो वो क्या होगा, पीरागोजी हो गया। इसमें क्या होता है, को लर्निंग होती है, कि आप
क्या करते हो, अपने सहभागी के साथ या फिर आप बोल सकते हो अपने सहपाठी के साथ पढ़ते हो, लर्निंग करते हो और नई नॉलेज का निर्माण करते हो। पार्टिसिपेंट आर एबल टू यूज डिजिटल टूल्स टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज, कि जो पार्टिसिपेंट है या फिर स्टूडेंट है अपनी नॉलेज का निर्माण करने के लिए क्या कर सकते हैं, डिजिटल टूल्स का यूज कर सकते हैं, जैसे इंटरनेट का यूज कर सकते हैं, कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं, ताकि वो कनेक्ट हो सके एक दूसरे के साथ। Okay, they are not merely teachers and or learners, but rather co-creating together in a social, active and continuous process. तो सिर्फ इसका मतलब ये नहीं कि टीचर बनाना या फिर टीचर या लर्नर है, बल्कि वो को क्रिएटर है, मतलब अपनी नॉलेज को एक दूसरे की हेल्प से निर्माण करे अपने नॉलेज का। तो उससे वो सोसाइटी में भी एक्टिव भी होंगे और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस भी होगा इससे, कि बच्चे आगे एक दूसरे के साथ मिलकर पढ़ेंगे। ओके, so what's more, pedagogy leverages context specific issues and allow adults to focus on real world issues. तो इससे रियल वर्ल्ड इश्यूज पे ज्यादा फोकस किया जाता है जब आप pedagogy के थ्रू बच्चों को पढ़ाते हैं। so that is their own concern and circumstances, कि क्या उनके कंसर्न है किसी चीज को लेकर के, क्या वो सोचते हैं, है ना, किसी भी सर्कमस्टांस के जरिए, फिर किसी भी आप बोल सकते हो दैट इज आप बोल सकते हो सर्कमस्टांस इन द सेंस कि किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ओके, so this encourages the potential for transfer of learning and as well as encourages sustained engagement among student, है ना। तो इससे ट्रांसफर ऑफ नॉलेज भी होता है, एक दूसरे की नॉलेज एक दूसरे के पास ट्रांसफर होती है, और आप एंगेजमेंट भी रखते हो क्लासरूम में, आप एंगेज भी रहते हो एक दूसरे के साथ। उसके बाद आ जाता है ह्यूटागोजी। ह्यूटागोजी क्या होता है, डेवलप, ये कॉन्सेप्ट है 2000 में डेवलप किया गया था बाय स्टीवर्ट हीज के द्वारा। रेफर्स टू द स्टडी ऑफ सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग, कि खुद के बारे में, कि आप कितने डिटरमाइंड हो, पढ़ने में कितने अच्छे हो, है ना, कितना फोकस रखते हो, उस चीज के बारे में स्टडी करना इज द ह्यूटागोजी। सो दिस अप्रोच फोकस ऑन अ रोल ऑफ ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर एज अ कोच, as a mentor and facilitator, and further encourages learners to become more self directed। तो इसका फोकस क्या होता है, दिस अप्रोच फोकस ऑन रोल ऑफ ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर सच एज कोच की, ये किस पे फोकस करती है कि आप कितने डायरेक्टेड हो, आपको कितना पता है कि आप टीचर बनने के कितने लायक हो, है ना, कितना आप काम कर रहे हो उस चीज पे, उस चीज को सिखाना इज द ह्यूटागोजी। सो इट एक्सपेंड अपॉन एंड्रागोजी सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग प्रैक्टिसेस बाय focusing on metacognition and how people learn effectively by online. So that is andragogy। andragogy in the sense कि जब आप adult learning करते हो, मतलब adult learning in the sense कि जब जो adults हैं वो पढ़ते हैं, है ना। pedagogy is related to child learning, बच्चों की learning से, but अब हम बात करें adult learning से, तो adult learning is the andragogy, कि जब जो एक तरह से आप बोल सकते हो जो रिटायर्ड जो लोग होते हैं, जो जॉब कर रहे होते हैं, वो पढ़ते हैं साथ में, तो उसे एंड्रागोजी बोलेंगे। सो सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं वो बहुत ज्यादा, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो किस लिए पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पापा हैं, आपको लगता है, उनको लगता है कि उनको जो वो टीचिंग करा रहे थे वो अच्छी नहीं है, वो ज्यादा अच्छी नहीं है, तो उनके लिए उनको कंप्यूटर क्लासेस लेनी चाहिए। तो अब जो वो कंप्यूटर क्लासेस ले रहे हैं वो सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं ले रहे हैं, वो अपनी स्किल्स को एनहेंस करने के लिए ले रहे हैं। तो बेसिकली उसे ही एंड्रागोजी बोला जाता है। तो सेल्फ डायरेक्टेड होती है लर्निंग प्रैक्टिसेस बाय फोकसिंग ऑन मेटाकॉग्निशन, कि वो खुद के बारे में ही चिंतन करते हैं, मतलब अपने चिंतन के बारे में भी चिंतन, अपनी थिंकिंग के बारे में भी थिंकिंग करना, है ना, कि जो आप सोच रहे हो वो क्यों सोच रहे हो, उस चीज के बारे में वो डिस्कस करते हैं, उस चीज पे ज्यादा फोकस रखते हैं, और पीपल कैसे लर्न कर सकते हैं ऑनलाइन इफेक्टिवली, उस चीज पे वो देखते हैं, ध्यान देते हैं। सो फर्दरमोर ह्यूटागोजी रिकॉग्नाइज अ नीड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी व्हेन इट कम्स टू लर्निंग, वेयर इंस्ट्रक्टर एक्ट एज अ मेंटर एंड ट्यूटर। तो इसमें जो इंस्ट्रक्टर होता है, जो पढ़ाता है हमें, वो टीचर का रोल नहीं करता। उसको मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो सिर्फ पढ़ाए, है ना, अपने लेक्चर को देखकर चला जाए, नहीं, उसका मेन एम है मेंटर, कि वो क्या करे, गाइडेंस प्रोवाइड करे, जहाँ पे भी किसी को भी प्रॉब्लम आ रही है उसमें गाइडेंस प्रोवाइड करे, ट्यूटर का रोल प्ले करे, दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज, बट द अल्टीमेट पावर टू डिजाइन द एक्चुअल कोर्स रेस्ट इन द लर्नर। ओके, तो जो ट्यूटर है वो क्या करता है, प्रोवाइड रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, बट कैसे पढ़ना है, कैसे उसे डिजाइन करना है, किस तरीके से पढ़ना है, वो सब किस पे डिपेंड होता है, लर्नर पे डिपेंड होता है। सो इन अदर वर्ड अगर हम बात करें, ह्यूटागोजी गिव द लर्नर्स टू पावर टू डिटरमाइन, gives the learner power to determine what and how they learn। तो ह्यूटागोजी का मतलब क्या होता है कि अब रिसोर्सेज तो प्रोवाइड कर दिया, आपको कैसे पढ़ना है, आप कितने सेल्फ डायरेक्टेड हो, सेल्फ ओरिएंटेड हो उसके प्रति, गोल के प्रति अपने, तो वो सारी चीजें ह्यूटागोजी में देखी जाती है, कि आप कितने लायक हो या फिर आप कितना चाहते हो कि मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ करना है, तो उस चीज पे फोकस करता है ह्यूटागोजी। ओके, फिर आ जाता है साइबरगोजी, जैसा नेम डिपिक्ट कर रहा है, साइबर इन द सेंस की द इंटरनेट का यूज करके जब आप पढ़ते हो। ओके, सो इट फोकसेस ऑन हेल्पिंग अडल्ट्स लर्निंग इफेक्टिवली इन अ वर्चुअल एनवायरनमेंट, कि जब आप वर्चुअल एनवायरनमेंट में, मतलब आप ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हो,
है ना, फेस टू फेस वेब कैम के थ्रू, है ना। तो ये सारी चीजें जैसे आप यूट्यूब के थ्रू आप पढ़ रहे हो, तो एक तरह से वो साइबरगोजी कि आप जब इंटरनेट का यूज करके पढ़ रहे हो। सो एट इट्स कोर इज द अवेयरनेस दैट फेस टू फेस लर्निंग स्ट्रेटेजीज मे नॉट अप्लाई टू डिस्टेंस एजुकेशन की। इसका क्या मतलब है साइबरगोजी का, कि आप कुछ लर्निंग ऐसी है जैसे डिस्टेंस एजुकेशन है जो इग्नू आपको प्रोवाइड करती है ना, उसमें आप क्या कर सकते, उसमें आप क्या नहीं कर सकते, उसमें आप फेस टू फेस नहीं पढ़ सकते, है ना, बार बार नहीं जा सकते उसमें। तो वो कहाँ पे काम आएगी, साइबरगोजी के थ्रू आप पढ़ा सकते हो, मतलब इंटरनेट के थ्रू बच्चों को पढ़ा सकते हो, कि जो बच्चे बहुत दूर से हैं, जो नहीं आ सकते हैं, जो अडल्ट हैं, जो जॉब कर रहे हैं, है ना, वो नहीं आ सकते हैं क्लासरूम में, तो आप इंटरनेट के जरिए उन्हें पढ़ा सकते हो उनके अकॉर्डिंग, है ना, उनकी सहूलियत के अकॉर्डिंग। एंड वर्चुअल मीडिया के थ्रू, ओके, फेस टू फेस एक वेब कैमरास के थ्रू। ओके, सो दिस मेक साइबरगोजी यूनिकली एप्लीकेबल टू ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन, की जब आप ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन कर रहे हो उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इट कंबाइन द फंडामेंटल ऑफ पैडागोजी एंड एंड्रोगोजी, कि इसमें पैडागोजी और एंड्रोगोजी दोनों को ही यूज करा जाता है, एंड कंसिडर द यूनिक बेनिफिट ऑफ टेक्नोलॉजी एनेबल लर्निंग फॉर बेटर लर्निंग रिजल्ट। तो बेसिकली एंड्रोगोजी और पैडागोजी दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है, कि जब आप बच्चों की लर्निंग करा रहे हो, चिल्ड्रन लर्निंग करा रहे हो, और एंड्रोगोजी करा रहे हो, दैट इज अडल्ट लर्निंग करा रहे हो, उनके गोल के प्रति उन्हें पढ़ा रहे हो, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप टेक्नोलॉजी एनेबल लर्निंग बच्चों को कराओगे या फिर अडल्ट को कराओगे। सो मिंजुअन वांग एंड म्यूंगी कैन, ओके, Minjuan, Wang and Myungi Can, who coined the term, posted that it's particularly important to encourage learners' engagement and enablement in an online environment. तो बेसिकली साइबरगोजी दिया किसने था, मिंजुअन वांग ने और म्यूंगी कैंग ने, ओके, इन्होंने इसे दिया था, ये टर्म को कॉइन किया था, बनाया था। सो इन्होंने बोला था कि पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट टू एनकरेज लर्नर एंगेजमेंट, अगर आपने बच्चों के या लर्नर की, अधिगमकर्ताओं की एंगेजमेंट बढ़ानी है, उनका पार्टिसिपेंट बढ़ाना है हमें, है ना, पार्टिसिपेशन बढ़ाना है अपनी एक्टिविटीज में, अपने पढ़ाने के तरीके में, तो आप टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो, जिस मतलब आप ऑनलाइन लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो। तो दे सेड लर्नर्स शुड बी फुली, दैट इज बिहेवियरली, इमोशनली एंड इंटेलेक्चुअली इन्वॉल्व इन द लर्निंग टास्क। अगर आप बच्चों को इंटरनेट के थ्रू पढ़ाओगे, 3D मॉडल्स के थ्रू पढ़ाओगे, ऐसे एरियाज में लेके जाओगे जहाँ पे बच्चे बहुत इजीली, बहुत अच्छे से पढ़ सके, मतलब चीज़ों को देखकर पढ़ सके, है ना, फील्ड ट्रिप्स कराओगे आप, ओके, तो उससे बच्चे ज़्यादा अच्छे से एंगेज होंगे, उनका बिहेवियरली भी वो अच्छे से करेंगे, और इमोशनली भी उनका डेवलप होगा माइंड, है ना, और इंटेलेक्चुअली भी, ओके। तो बेसिकली इस पे ये फोकस करती है, ओके। सो ये था किसके बारे में, पीरागोजी के बारे में, ह्यूटागोजी के बारे में, और दैट इज साइबरगोजी के बारे में। सो बेसिकली अगर हम बात करें, तो हमने यूनिट 3 को कवर कर लिया है, जो हमने लेकर चला था कि यूनिट 3 को हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ओके। आप इसको थोड़ा छोटा छोटा करके देख सकते हैं, पहले एक यूनिट कर लीजिए, उससे पहले उसके नोट्स बना लीजिए, फिर दूसरी यूनिट को देखिए, ओके, सॉरी, फिर दूसरे टॉपिक को देखिए। सो यूनिट 3 में हमने देख लिया पेडागोजिकल अप्रोचेस के बारे में भी देख लिया, ओके, टाइप्स ऑफ पेडागोजी के बारे में भी देख लिया, और टेक्नोलॉजी ड्राइवन पेडागोजीज के बारे में भी देख लिया, ओके। सो ये था आज का टॉपिक, बहुत ही इजी टॉपिक था, है ना। और कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। ओके, टेक केयर, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट टॉपिक। ओके, बाय, टेक केयर।